बट पूरे मार्क्स मिलेंगे ये बात गलत है। ये बात डिपेंड करती है कि So hello guys, welcome back to another video of CS Galaxy. This side नितिन, आप प्राउड CS एस्पिरेंट एंड आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो यार आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा आपने बाहर थंबनेल में देख लिया होगा, हाउ टू प्रेजेंट आंसर इन एग्जाम्स। ये एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं। उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हो जाती है, उनको लॉ के प्रोविजन समझ आ जाते हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि उनको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करें, आंसर में उनको प्रेजेंट कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके पास अगर केस स्टडीज आ जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ जाए या फिर डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस आ जाए, आपको उनको कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में। देखो, आई डोंट नो कि ये वीडियो कितनी बड़ी हो जाएगी, कितने मिनट्स की बनेगी, बट इस बात की मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि अगर आपने वीडियो ढंग से देख ली तो आपके 5 से 10 मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली, अच्छे से एक एक पॉइंट समझ लिया, तो आपको 5 से 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट मिल सकता है। और प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। सो यार विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे एग्जाम में केस स्टडीज आ जाए तो उसको हमें कैसे टैकल करना है। बट प्रेजेंटेशन देखें उससे पहले मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, जो कि आपको हर टीचर, हर सीनियर जरूर कहेगा कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। देखो, समझो ना इस बात को, अगर पानी ही नहीं है तो तैरोगे कहाँ पे? वैसे कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसको क्या प्रेजेंट करोगे, क्या प्रेजेंटेशन दोगे उसमें? इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो सब कुछ क्लियर हो सकता है। सो अब हम देखते हैं कि केस स्टडीज अगर हमारे एग्जाम में आ जाए तो उसको हमें कैसे प्रेजेंट करना है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 3 वर्ड्स, प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। देखो, जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें 2 चीजें होती हैं। एक तो हमें एक सिचुएशन दे रखी होती है और दूसरा हमें उसका कंक्लूजन देना होता है। तो शॉर्ट बेस्ट तरीका केस स्टडी को एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए ये है हमारे पास। हमें अपने आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। फर्स्ट इज प्रोविजन, देन इज फैक्ट्स एंड एप्लीकेबिलिटी एंड देन इज कंक्लूजन। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रेजेंट द केस स्टडी इन द एग्जाम्स। देखो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में एक प्रोविजन क्लिक हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर बना हुआ है, किस प्रोविजन के ऊपर बना हुआ है क्वेश्चन। तभी मैंने सबसे पहले आपको ये बात बोली कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको प्रोविजन एकदम से क्लिक हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा प्रोविजन लगेगा। तो सबसे पहले आप अपने आंसर में प्रोविजन लिखिए कि उस क्वेश्चन में किस प्रोविजन के ऊपर बात की गई है। तो प्रोविजन हमें ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड उसके आगे उसका प्रोविजन। ऐसे आपको एक प्रोविजन की स्टार्टिंग करनी चाहिए। सबसे मेन बात यहाँ निकल के आती है कि आपको सेक्शन लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सेक्शन लिखें कि ना लिखें। इसके लिए मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ कि अगर आपको सेक्शन पता है, अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा, तो आप सेक्शन जरूर कोट करो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना कि ये सेक्शन गलत हो सकता है, तो सेक्शन कोट मत करना, क्योंकि इस केस में ऐसा है कि गलत लिखने से अच्छा है कि लिखो ही मत। क्योंकि अगर आपने गलत सेक्शन लिख रखा है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि प्रोविजन हमें सबसे पहले लिखना होता है, अगर आपने वही सेक्शन गलत कोट कर रखा है तो एग्जामिनर आपको स्टार्टिंग में ही जज कर देगा कि इसको कुछ नहीं आता। इसलिए अगर प्रोविजन अगर एग्जैक्टली पता है तो ही लिखना, वरना नहीं। उसके बाद ये प्रोविजन की बात हो जाती है। प्रोविजन के बाद एक लाइन छोड़ना, उसके बाद अपना एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट करना। एप्लीकेबिलिटी फैक्ट में आपको क्या क्या लिखना है मैं बताता हूँ आपको। जो आपको केस स्टडीज में दे रखी हैं, जो जो गिवन चीजें आपकी केस स्टडी आपकी क्वेश्चन में दे रखी हैं, वो सारी चीजें एक एक करके आपको फैक्ट्स के अंदर डालना है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की कहानी बता देना इन पॉइंट्स। जब आप सारे फैक्ट्स बता दोगे उसके बाद एक लाइन छोड़ना और तब लिखना अपना कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखने का मैं अगर आपको एक सिंपल तरीका बताऊं तो वो ये है कि फ्रॉम द अबव प्रोविजन एंड डिस्कशन वी कंक्लूड दैट, और उसके बाद आप अपना कंक्लूजन लिख देना आंसर का। ये सबसे बेस्ट तरीका है केस स्टडी को एग्जाम में प्रेजेंट करने का, एंड आई थिंक वी आर वेरी क्लियर विद दिस। और आंसर में भी आपको ऐसी हेडिंग डालनी है, पहले प्रोविजन लिखना, उसके बाद उसके अंदर का कंटेंट डालना, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के एप्लीकेबिलिटी की हेडिंग डालना और उसमें सारे फैक्ट्स लिख देना, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के कंक्लूजन की हेडिंग डालना, उसके बाद आपका कंक्लूजन दे देना। सो ये था तरीका हमारे एग्जाम में अगर केस स्टडी आ जाए तो कैसे प्रेजेंट करना है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ ले तो हमें कैसे लिखना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में आपको 2 तरीके से क्वेश्चन दे रखे होंगे। या तो आपको सिंगल लाइन में क्वेश्चन कोड कर रखा होगा, या फिर आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होगी और उसके लास्ट में लिखा होगा कमेंट। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो उनका आंसर आपको प्रेजेंट करना है कुछ इस तरह। उस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रखी होगी, तो सबसे पहले तो जो सब्सटेंशियल जो कॉन्सेप्ट है ना वो उसको डिफाइन कर दो अलॉन्ग विद द प्रोविजन। अगर आपको प्रोविजन अच्छे से पता है, अगर उसका सेक्शन भी पता है तो सेक्शन भी डाल देना, बट उसको 2 से 3 लाइन में उसको डिफाइन जरूर कर देना। एंड आफ्टर डिफाइनिंग आपको उसको एक्सप्लेन करना है 3 से 4 पॉइंट्स में। देखो, एक्सप्लेनेशन डिपेंड करती है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रखा है। अगर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का तो आपको 6 to 7 पॉइंट्स लिखने चाहिए, और अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है 3 to 4 मार्क्स का तो आपको एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स कोट करने चाहिए।
और जब आपने उसको एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के उसको 2 से 3 लाइन में अपने पूरे आंसर को कंक्लूड जरूर करना। कंक्लूजन बहुत अट्रैक्टिव लगता है एग्जामिनर को, इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है। और अगर कोई कमेंट वाला क्वेश्चन है और आपको पता नहीं कि उसको कंक्लूड कैसे करें, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा देयरफॉर लिखना है कंक्लूजन में, और देयरफॉर के बाद एज इट इज क्वेश्चन की लाइन चिपका देनी है। ये है सिंपलेस्ट तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए। इसमें आपको केस स्टडी की तरह हेडिंग देने की जरूरत है नहीं। आपको ये नहीं लिखना कि डिफाइन, एक्सप्लेन, कंक्लूजन, आपको सिर्फ पॉइंट वाइज चलना है। तो ये बात होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे एग्जाम में डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन बन जाए तो हमें उनको कैसे प्रेजेंट करना है। सी डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में एक ही मास्टर रूल चलता है कि अगर आपको आंसर एग्जैक्टली पता है, अगर आपको दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट अच्छे से पता है, एग्जैक्टली क्लियरली पॉइंट पता है, तब तो आप अपना आंसर प्रेजेंट करो टेबुलर फॉर्म में, लाइक दिस। बेसिस डाल दो और उसके बाद उनको डिफरेंशिएट कर दो। दैट्स द सिंपल मेथड। और अगर आपको डिफरेंसेस एग्जैक्टली पता नहीं है, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है उनका, तो आप अपना आंसर डालना पॉइंट्स की फॉर्म में। बस ये है कि अगर आपने टेबुलर फॉर्म में अगर आंसर प्रेजेंट करा डिफरेंशिएट वाला, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है एग्जामिनर को। अगर आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, बट आपको मार्क्स मिल जाते हैं। सो यार ये तो होगी प्रेजेंटेशन की बातें। अब मैं आपको ऐसी 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं जिसका आपको खास ध्यान रखना है अपने एग्जाम्स में। बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि लॉ के पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें लिखनी चाहिए, स्ट्रेट आंसर लिखना चाहिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। देखो मैं ये बात तो एग्री करता हूं कि लॉ के पेपर में स्ट्रेट आंसर लिखने चाहिए, कोई बकवास नहीं करनी चाहिए, बट पूरे मार्क्स मिलेंगे ये बात गलत है। ये बात डिपेंड करती है कि आंसर कितने मार्क्स का है। सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप स्ट्रेट आंसर देके आ रहे हो, 3-4 लाइनों में आपने आंसर कंक्लूड कर दिया, तो क्या एग्जामिनर को अच्छा लगेगा? वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखो अगर 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स तो लिखने चाहिए। अगर 5 मार्क्स का है तो आपको एटलीस्ट 1 पेज तो लिखना ही चाहिए, और कंटेंट भी रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखा हो आप उसमें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि उसमें लिखे क्या, तो आप उसको एग्जांपल देके बड़ा कर सकते हो। एग्जांपल कोट करोगे वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा एग्जाम में आपके। सो ये बात ध्यान रखना कि वेटेज भी मैटर करती है। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेट 3-4 लाइनों में आंसर खत्म करके आ रहे हो। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना हर आंसर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना, बीच में से स्टार्ट बिल्कुल मत करना, बहुत ही गंदा इंप्रेशन जाता है। शीट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, सप्लीमेंट मिल जाती है आपको, बस आपको ये ध्यान रहे कि आप अपना हर आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम्स में। एंड आई एश्योर यू कि आपने अगर इन सभी चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपके 5 to 10 मार्क्स जरूर सिक्योर हो जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। माई रिक्वेस्ट इज ओनली दैट कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं या फिर जिनको प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होती है, उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। अच्छे से एग्जाम देना, आग लगा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच। बाय।